जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एनर्जेटिक मिरर 2.0 में। और रोज की तरह मैं फिर से लेकर आ गया हूं डेली करंट अफेयर्स के सेशन में। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं 25 जनवरी की करंट अफेयर्स की न्यूज। देखते हैं, बढ़ते हैं अपने मोटिवेशनल कोट की तरफ। इंस्पिरेशनल कोट, जैसे कि मैंने बोला था मोटिवेशन थोड़ी देर रहता है, देन परमानेंट नहीं होता, टेम्परेरी होता है। तो हम देखते हैं आज का इंस्पिरेशनल कोट। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। पहले तो सभी को गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। इंस्पिरेशनल कोट है आज का, प्रकृति ने सिर्फ दो ही रास्ते दिए हैं। प्रकृति ने सिर्फ दो ही रास्ते दिए हैं, या तो देकर जाए या फिर छोड़कर जाए। साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए सदैव प्रसन्न रहें और अगर हो सके तो लोगों की मदद करें, क्योंकि वही मदद लौटकर हमारे पास आती। चलिए इसी इंस्पिरेशनल कोट के साथ स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बढ़ते हैं अपनी पहले एमसीक्यू की तरफ, पहले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं आज के पहले क्वेश्चंस क्या होने वाले हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, विच इंस्टीट्यूशन हैज साइंड एमओयू विद MORTH फॉर स्ट्रेंथनिंग R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज। फर्स्ट ऑप्शन है IIT रुड़की, सेकंड IIT दिल्ली, थर्ड IIT मद्रास, फोर्थ IIT खड़गपुर। ये जो क्वेश्चंस मैं कराता हूं आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप कंटिन्यू सेशन सुन रहे होंगे तो आपको ये न्यूज़ेस देखने को मिलती होंगी। आप वीडियो पॉज करके या पहले ही आप अपना आंसर निकाल लेते होंगे कि आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा। इससे क्या होता है कि जब क्वेश्चन एंड आंसर होता है, देखिए आज मैं एक आपको टॉप सीक्रेट देने वाला हूं, जो हमारी मेमोरी पावर होती है। अगर हम अपनी लाइफ में ऐसी चीजें इंप्लीमेंट करेंगे, हम अपने आप को इंप्रूव करने के लिए हमेशा सोचें कैसे इंप्रूवमेंट हो सकता है। जैसे मैं एक छोटी सी चीज बताऊं, मेमोरी पावर स्ट्रांग करने के लिए आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं। देन ये तो बहुत बड़ी बात है, मेमोरी पावर स्ट्रांग होनी। हाँ, मेमोरी पावर कैसे स्ट्रांग होती है? देखिए, लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन, आपको पता है लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन, जब हम क्वेश्चन आंसर करते हैं उससे आपकी मेमोरी पावर शार्प होती है, मेमोरी पावर स्ट्रांग होती है। कैसे? जैसे कि आप रिसेंटली ऐसे बैठे हो, अचानक से आप एट रैंडम कोई भी क्वेश्चन पूछ दो, आज तारीख कौन है, आज डेट कौन है, आज टाइम कितना हो रहा है अभी प्रेजेंट। तो देन ये करने से जब आप एट रैंडम करते हो तो आपका माइंड जो होता है, आपके माइंड में एक हार्मोन सीक्रेट होता है और आपका जो माइंड है उसको क्या करता है, एडजस्ट करता है, क्योंकि डिस्कंफर्ट हो जाता है। जैसे ही आपसे कोई क्वेश्चन करे, आप रास्ते से जा रहे हो, कोई टोक दे तो क्या होता है, नहीं तो इसको तो लोग वो भी मानते हैं क्या कि हम रास्ते जा रहे थे अच्छे काम के लिए, किसी ने टोक दिया। लेकिन इससे मेमोरी पावर स्ट्रांग होती है, वो बात अलग है। आपसे कोई भी एट रैंडम कोई क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि अभी मैं ही पूछूं अचानक से, भाई आज डेट क्या है, तो डेट तो पता है जबकि 24 सामने लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा क्या होगा, माइंड प्रिपेयर करेगा अपने आप को। तो ऐसे अचानक सी चीजें करने से क्या होता है, हमारा माइंड तेज होता है और हमारी मेमोरी पावर स्ट्रांग होती है। ठीक है, एक होता है एम्बीडेक्स्टर, दोनों हाथों का समान उपयोग करने वाला, उससे भी होता है। तो एट रैंडम जब आप क्वेश्चन पूछते हैं, भले ही वो क्वेश्चन कितना ही सिंपल क्यों ना हो, जैसे आप अपने पूछिए मेरा नाम क्या है ना, मेरा नाम क्या है, नाम तो बाद में है, नाम क्या है, नाम जैसे ही आपने पूछा तो फिर आप उसका आंसर देंगे, या डेट क्या है, या दिन कौन सा है ना। तो ये छोटी छोटे से चीजें एट रैंडम करने से क्या होता है, मेमोरी पावर स्ट्रांग होती है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये स्टडी बोल रही है, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट होके जो भी चीजें हैं ये साइंस बोलता है, विज्ञान कहता है, प्रूवन फैक्ट है, इस पे क्या हुआ है, अध्ययन हुआ है। मैं यहां पर वही चीजें बताता हूं जो क्या है, रिसर्चेबल है या अध्ययन हो चुका है और रिपोर्ट उस पर आ चुकी है। ये रिपोर्ट थी इसकी कि मेमोरी पावर के ऊपर इस तरह की स्टडी हुई है और ऐसा बोला जाता है कि ऐसा करने से जो है मेमोरी पावर स्ट्रांग होती है। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो मैं यही बोल रहा था कि रिसर्च, तो आप क्वेश्चंस का क्या आंसर दे सकते हैं अचानक से कि भाई इसका आंसर ये होगा, या वीडियो पॉज करके आप दे सकते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D गतिविधियों को मजबूत करने के लिए किस संस्था ने MORTH के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? पहला ऑप्शन है IIT रुड़की, IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT खड़गपुर। और अगर आप कंटिन्यू सेशन ले रहे होंगे तो आपको वही क्वेश्चंस मिलेंगे जो आप न्यूज़ेस में हम देख चुके हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, चलिए बढ़ते हैं इसके सही आंसर की तरफ। तो देन सही आंसर क्या है, IIT रुड़की, IIT रुड़की और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। तो यहां से आपको क्लियर हो रहा है कि IIT रुड़की और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे के बीच में क्या हुआ है, MOU साइन हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है। ठीक है, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। तो पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा, देन इसका आंसर भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। देन अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हैज रिलीज्ड व्हिच एडिशन ऑफ द ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021। विश्व आर्थिक मंच ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2021 के किस संस्करण को जारी किया है? किस संस्करण को जारी किया है? फर्स्ट ऑप्शन 21st,
16, 19th एंड 20th। कौन सा एडिशन है? देखते हैं इसके सही आंसर की तरफ बढ़ते हैं। 16th एडिशन। कौन सा एडिशन? 16th। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 16th। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एनएसडीसी हैज पार्टनर्ड विद विच यूनिवर्सिटी टू प्रोवाइड द डिजिटल स्किल्स ट्रेनिंग इन इंडिया। एनएसडीसी ने भारत में डिजिटल कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए किस विश्वविद्यालय के साथ भागीदारी की है? ऑप्शन ए मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑप्शन बी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, सी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी। एनएसडीसी ने भारत में डिजिटल कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए किस विश्वविद्यालय के साथ भागीदारी की है? तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। देन आंसर डी कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी। कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी के साथ भारत में डिजिटल कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए किस विश्वविद्यालय के साथ भागीदारी की है? एनएसडीसी ने कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी के साथ भागीदारी हुई है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इंडियन मास मिनिस्टर विजिटेड यूएई ड्यूरिंग विच ही हेल्ड talks with the leadership of the country on the welfare of Indian workers। किस भारतीय मंत्री ने यूएई का दौरा किया जिसके दौरान उन्होंने भारतीय श्रमिकों के कल्याण पर देश के नेतृत्व के साथ बातचीत की? फर्स्ट ऑप्शन श्रीपद यसो नाइक, सेकंड प्रहलाद जोशी, थर्ड ऑप्शन मुख्तार अब्बास नकवी और डी ऑप्शन है वी मुरलीधरन। तो देखते हैं सही आंसर की तरफ बढ़ते हैं। क्या है इसका सही आंसर? वी मुरलीधरन। तो वी मुरलीधरन ने यूएई का दौरा किया जिसके दौरान उन्होंने भारतीय श्रमिकों के कल्याण पर देश के नेतृत्व के साथ बातचीत की। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द नेम ऑफ द सेफ पे गेटवे लॉन्च्ड बाय द एयरटेल पेमेंट बैंक? एयरटेल पेमेंट बैंक द्वारा शुरू किए गए सुरक्षित वेतन गेटवे का नाम क्या है? ऑप्शन ए है एयरटेल यूनिक पे, एयरटेल गार्ड पे, एयरटेल सिक्योर पे, एयरटेल सेफ पे। वन सीधा सा क्वेश्चन है, टू द पॉइंट क्वेश्चन है, एग्जाम में किसी ना किसी एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। तो इसका आंसर है एयरटेल सेफ पे। एयरटेल सेफ पे। एयरटेल सेफ पे के द्वारा एयरटेल पेमेंट बैंक के द्वारा शुरू किया गया सुरक्षित वेतन गेटवे है, उसका नाम क्या है? एयरटेल सेफ पे। क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि एयरटेल सेफ पे को किसने लॉन्च किया है, किस पेमेंट बैंक्स ने लॉन्च किया है? तो एयरटेल पेमेंट बैंक ने लॉन्च किया है किसको? एयरटेल सेफ पे को। ठीक है, पेमेंट्स बैंक होती है तो कौन सी पेमेंट्स बैंक है? एयरटेल पेमेंट बैंक ने लॉन्च किया है। क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका क्या होगा? एयरटेल सेफ पे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट न्यूज क्या बोल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द न्यू 4 लेन हल्तेज सिलाज राचडा रेलवे ओवरब्रिज हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? नए 4 लेन वाले हल्तेज सिलाज राचडा रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन हैदराबाद, अहमदाबाद, लेह, देहरादून। बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। तो सही आंसर है अहमदाबाद। अहमदाबाद में 4 लेन वाले थलतेज सिलाज राचडा रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन किया गया। कहां पर? अहमदाबाद में। अहमदाबाद सही आंसर क्या होगा? अहमदाबाद। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु हैज इनॉग्रेटेड द फर्स्ट एवर खेलो इंडिया जांस्कर विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल इन द जांस्कर कारगिल डिस्ट्रिक्ट? जांस्कर कारगिल जिले में खेले जाने वाले भारत के पहले शीतकालीन खेल महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? फर्स्ट ऑप्शन नरेंद्र मोदी, सेकंड ऑप्शन नरेंद्र तोमर, थर्ड किरण रिजिजू एंड अमित शाह। तो बढ़ते हैं इसके सही आंसर की तरफ। तो सही आंसर है आंसर सी किरण रिजिजू। किरण रिजिजू ने जास्कर कारगिल जिले में खेले जाने वाले भारत के पहले शीतकालीन खेल महोत्सव का उद्घाटन किया। किसने किया? किरण रिजिजू जी ने किया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इम्पोज्ड अ मॉनेटरी penalty of ₹2 crore on which bank for delays in reporting of frauds? भारतीय रिजर्व बैंक ने धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग में देरी के लिए किस बैंक पर 2 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? अब आप ये मौद्रिक जुर्माना समझ रहे होंगे, जब हम मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ते थे तो डिटेल में डिस्कस करते थे। 2 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। ऑप्शंस क्या हैं? पहला ऑप्शन है रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, सेकंड ऑप्शन बैंक ऑफ अमेरिका, थर्ड ऑप्शन चार्टर्ड बैंक ऑफ अमेरिका और फोर्थ ऑप्शन है HSBC इंडिया। HSBC इंडिया। तो बढ़ते हैं इसके सही आंसर की तरफ, देख लेते हैं क्या आंसर है। आंसर सी चार्टर्ड बैंक ऑफ इंडिया। आंसर सी चार्टर्ड बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक ने धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग में देरी के लिए किस बैंक पर 2 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? चार्टर्ड बैंक ऑफ इंडिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज अमेंडेड द लोकायुक्त बिल टू मेक रिटायर्ड हाई कोर्ट जजेस आल्सो एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ लोकायुक्त? किस राज्य ने उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त
न्यायाधीश बनाने के लिए लोकायुक्त विधेयक में संशोधन किया है जो लोकायुक्त पद के लिए भी योग्य हैं? तो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन गोवा, महाराष्ट्र, यूपी या केरला। गोवा, महाराष्ट्र, यूपी या केरला। देखते हैं सही आंसर क्या है। तो सही आंसर है गोवा। काफी बार ये क्वेश्चन आपका एमसीक्यू डिस्कस हो चुका है एंड न्यूज भी डिस्कस हुई थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है जनवरी 23 जनवरी 2021 हैज बीन ऑब्जर्व्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग डे। 23 जनवरी 2021 को निम्नलिखित में से किस दिन मनाया गया? कौन सा दिन मनाया गया 23 जनवरी को? जैसा कि आपको बताया था मैंने, कौन सा ऑप्शन है? ए है पराक्रम दिवस, किसान दिवस, वैश्विक परिवार दिवस, भारतीय सेना दिवस। पता होगा सभी को, जैसे कि मुझे आशा है सभी को पता होगा कौन सा दिवस है, पराक्रम दिवस। और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसका इनॉग्रेशन भी एक तरीके से किया, कहां पर? पश्चिम बंगाल जाकर। ठीक है, वेस्ट बंगाल में इसका इनॉग्रेशन जाकर किया। तो सही आंसर क्या है? पराक्रम दिवस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पोर्टल हैज बीन लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स टू फॉर्मुलेट स्टेट एंड नेशनल लेवल प्रोग्राम्स फॉर माइग्रेंट वर्कर्स। जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा प्रवासी श्रमिकों के लिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम बनाने के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है? ऑप्शन ए श्रम शक्ति, सेवा शक्ति, स्वर्ण शक्ति, शिव शक्ति। बताइए, कल ही ये न्यूज डिस्कस हुई थी और कल संडे था, संडे को मैंने सारी न्यूज डिस्कस कर दी थी, तो वो मंडे की न्यूज थी। एक्चुअल में संडे को इतनी न्यूज आती नहीं है, लेकिन मैंने संडे को ही डिस्कस कर दी है। लेकिन फिर भी आज मैं कुछ सिलेक्टेड न्यूज़ बहुत ही मुश्किल से कलेक्ट करके लाया हूं, क्योंकि नेक्स्ट वीक से आपका संडे को वीकली करंट अफेयर का सेशन हुआ करेगा। जो भी हम पूरे वीक पढ़ते हैं उसको हम वीक में एमसीक्यू के फॉर्मेट में लाया करेंगे, और संडे को आपको करंट अफेयर का जो डेली का सेशन रहता है न्यूज वाला, वो न्यूज वाला सेशन आपका मंडे टू सैटरडे रहा करेगा। ठीक है, मंडे टू सैटरडे रहेगा और संडे को हम वीकली करंट अफेयर्स लेकर आएंगे। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? श्रम शक्ति। क्या होगा सही आंसर? श्रम शक्ति। जैसा कि हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि भाई, और कौन से मिनिस्टर थे जिन्होंने श्रम शक्ति को लॉन्च किया और कहां पर किया, बताइए। ठीक है, तो श्रम शक्ति कौन सा है? श्रम शक्ति। जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा प्रवासी श्रमिकों के लिए श्रम शक्ति को लॉन्च किया था। और श्रम शक्ति के साथ एक और पोर्टल था जिसको बुकलेट थी। बुकलेट का नाम क्या था? बताइए, बुकलेट का नाम क्या था? बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। एक्सरसाइज कवच ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय विच कमांड ऑफ द इंडियन मिलिट्री फोर्सेस। व्यायाम कवच संयुक्त सैन्य अभ्यास भारतीय सैन्य बल के किस कमान द्वारा आयोजित किया जा रहा है? दक्षिणी नौसेना कमान, अंडमान और निकोबार कमान, उत्तरी कमान, सामरिक बल कमान। चलिए बढ़ते हैं इसके सही आंसर की तरफ। तो इसका सही आंसर है अंडमान और निकोबार कमान। अंडमान और निकोबार कमान, ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which state has waived examination fees for matriculation student in the current academic session? वर्तमान शैक्षणिक सत्र में किस राज्य ने मैट्रिक के छात्रों के लिए परीक्षा शुल्क माफ किया है? भाई कौन सा है राज्य? बताइए। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? बढ़ते हैं सही आंसर की तरफ। सही आंसर है आंसर ऑप्शन बी, उड़ीसा। सही ऑप्शन क्या होगा? आंसर ऑप्शन बी, उड़ीसा। ठीक है, सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, उड़ीसा। तो ये आपके आज के एमसीक्यूज थे। अब बढ़ते हैं आज की न्यूज़ेस की तरफ। तो देखते हैं पहली न्यूज कौन सी होने वाली है। Exercise Desert Night 21 on 21st January 2021, India and French Air Forces conducted Exercise Desert Night 21 in Jodhpur. The Rafale fighter jets participated in the exercise. Desert Night 21 exercise 21 जनवरी 2021 को भारत और फ्रांसीसी वायुसेना ने जोधपुर में एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट 21 का आयोजन किया। राफेल लड़ाकू जेट ने अभ्यास में भाग लिया। ठीक है, किसके साथ है? फ्रांसीसी वायुसेना और भारतीय वायुसेना ने जोधपुर में, कहां पर? डेजर्ट नाइट 21 एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच होती है? इंडिया एंड फ्रांस। देन दूसरा क्वेश्चन, कहां पे हुई ये एक्सरसाइज? जोधपुर में हुई। ठीक है, कहां पे हुई? जोधपुर में हुई। ठीक है, तो ये आपकी पहली न्यूज थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है आरबीआई से। आरबीआई डिस्कशन पेपर प्रपोजेस 4
टायर स्ट्रक्चर फॉर एनबीएफसी रेगुलेशंस, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन. On 22nd January 2021, the Reserve Bank of India released a discussion paper. The paper aimed to initiate a regulatory framework for the non-banking financial corporation. The four structures of the regulatory framework include base layer, middle layer, upper layer and top layer. आरबीआई चर्चा पत्र में एनबीएफसी विनियमों के लिए 4 स्तरीय संरचना का प्रस्ताव है. 22 जनवरी 2021 को भारतीय रिजर्व बैंक ने एक चर्चा पत्र जारी किया. कागज का लक्ष्य गैर बैंकिंग वित्तीय निगम के लिए एक नियामक ढांचा शुरू करना था. नियामक ढांचे को 4 संरचनाओं में विभाजित किया जाएगा: आधार परत, मध्य परत, ऊपरी परत और शीर्ष परत. जैसे कि यहां पर हमें प्रॉब्लम होगी, आधार परत और शीर्ष परत, मतलब ये है कि एनबीएफसी को कैटेगराइज करने के लिए क्या किया गया है, 4 फ्रेमवर्क में इसको लाया जाएगा: बेस लेयर, मिडिल लेयर, अपर लेयर एंड टॉप लेयर, जिससे कि आसानी से यहां पर जो भी चीजें मिसमैचेस होते हैं इसको आसानी से मैनेज किया जा सके. किसको? एनबीएफसी को. जिससे कि बहुत सारी जो चीजें निकल कर आती हैं, मनी लॉन्ड्रिंग और भी मैनेजमेंट से रिलेटेड इश्यूज या फ्रॉड्स निकल कर आते हैं कई सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, वो ना हो सके और उनका एक बैलेंस्ड नेचर देखने को मिले. इस वजह से आरबीआई ने डिस्कस किया है पेपर पर डिस्कस किया है 4 टायर स्ट्रक्चर के लिए, कि 4 टायर में हम स्ट्रक्चर लेकर आए. किसका? एनबीएफसी का. एनबीएफसी के किससे रिलेटेड? रेगुलेशन से रिलेटेड. समझ रहे होंगे कि एनबीएफसी को हम विनियमित कर पाए, रेगुलेट कर पाए, तो 4 लेयर्स का स्ट्रक्चर बनाने की बात की है. किसने? आरबीआई ने. कौन कौन सी लेयर? बेस लेयर, मिडिल लेयर, अपर लेयर एंड टॉप लेयर. ये इंटरव्यूज के फॉर्म से आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है कि भाई आरबीआई ने अभी हाल ही में स्ट्रक्चर एनबीएफसी के लिए लाने की बात की है, तो उस स्ट्रक्चर में क्या क्या नेम है. अब नेम बहुत ही सिंपल है, लेकिन जब हमको पता होगा तो हम बोल देंगे भाई बेस लेयर, मिडिल लेयर, अपर लेयर, टॉप लेयर. अगर हमने नहीं सुना, नहीं डिस्कस किया, तो हम नहीं बता पाएंगे. लेकिन अगर एक बार भी सुन लिया तो इसको रटने की जरूरत नहीं है, आसानी से ये में ध्यान रह जाएगा. भाई बेस लेयर हो गया, आधार परत हो गई, मिडिल हो गया, अपर हो गया, टॉप हो गया. स्ट्रक्चर है एज वेल एज स्ट्रक्चर एंड यूज टू ऑल थिंग्स. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ. नेक्स्ट न्यूज आ रही है एशिया कोऑपरेशन डायलॉग हेल्ड वर्चुअली. ऑन 21 जनवरी 2021 द एशिया कोऑपरेशन डायलॉग वाज हेल्ड virtually under the theme the new normal and safe and healthy tourism. देखिए यहां पर क्या बोला गया है. ऑन 21 जनवरी 2021 द एशिया कोऑपरेशन डायलॉग वाज हेल्ड वर्चुअली अंडर द थीम द न्यू नॉर्मल एंड सेफ एंड हेल्थी टूरिज्म. ये क्या है भाई? थीम है. किसकी थीम है? इसी डायलॉग की, एशिया कोऑपरेशन डायलॉग जो वर्चुअली हेल्ड किया गया है. द एशिया कोऑपरेशन डायलॉग कंट्रीज आल्सो अडॉप्टेड द अंकारा डिक्लेरेशन एट द एंड ऑफ द मीट. एशिया सहयोग संवाद वस्तुतः आयोजित 21 जनवरी 2021 को एशिया सहयोग संवाद को नई सामान्य और सुरक्षित और स्वस्थ पर्यटन थीम के तहत रखा गया था. एशिया सहयोग वार्ता देशों ने भी बैठक के अंत में अंकारा घोषणा को अपनाया. ठीक है, अंकारा डिक्लेरेशन जो भी थे उनको क्या किया गया? एक्सेप्ट किया गया. तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ. श्रीलंका सेट अप पैनल टू प्रोब फाइंडिंग ऑफ प्रीवियस कमीशन. ऑन 21 जनवरी 2021 श्रीलंका प्रेसिडेंट राजपक्षे appointed a 3-member panel to probe the findings of the previous commission that investigated the alleged right abuses committed by both LTTE and the government troops during the 2009 armed conflict. श्रीलंका ने पिछले आयोगों के निष्कर्षों की जांच के लिए पैनल का गठन किया. 21 जनवरी 2021 को श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे ने 2009 के सशस्त्र संघर्ष के दौरान LTTE और सरकारी सैनिकों द्वारा किए गए कथित अधिकारों के हनन की जांच करने वाले पिछले आयोग के निष्कर्षों की जांच के लिए 3 सदस्यीय पैनल नियुक्त किया है. बस सीधा सा एक इंफॉर्मेशन है ये. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ. नेक्स्ट न्यूज आ रही है सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट. ठीक है, देखिए जो हम न्यूज पहले डिस्कस की थी उसके लिए वही यहां पर क्या हो गई है, सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट हो गया है. किसका? स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन. ठीक है, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन सक्सेसफुल फ्लाइट
टेस्ट ऑफ स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन। सा का फुल फॉर्म है ये SAAW, कहीं कहीं पर ये लिख के आ जाता है, ये आपका एक डिफेंस से रिलेटेड वर्ड है। SAAW इक्विपमेंट है। इन येट अनदर माइलस्टोन डीआरडीओ सक्सेसफुली कंडक्टेड अ कैप्टिव एंड रिलीज ट्रायल इंडिजीनियसली हुआ है, स्वदेशी रूप से हुआ है। इंडिजीनियसली डेवलप्ड स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन फ्रॉम हॉक आई हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ऑफ द उड़ीसा कोस्ट ऑन 21 January 2021. The smart weapon was successfully test fired from the Indian Hawk Mk132 of Hall. This was the ninth successful mission of SAW conducted by DRDO till now. It was a textbook launch which meet all mission objectives. The telemetry and tracking system installed at interim test range Balasore से किया गया है। Balasore capture all the mission event. SA is indigenously designed and developed by DRDO Research Center Hyderabad. This is the 125 kg class smart weapon capable of engaging ground enemy airfield assets such as radar, bunkers, taxi tracks and runways etc. Up to range 100 km. रेंज कितनी है? 100 km. The high precision guided bomb is lightweight as compared to weapon system of the same class. The weapon was earlier successfully test fired from Jaguar aircraft. Dr. G. Satish Reddy, Secretary DR Research and Development, Chairman DRDO, congratulated the team involved in successful trial. हाँ भाई, सक्सेसफुल ट्रायल के लिए हम भी क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते हैं। किसको? DRDO को। चलिए देख लेते हैं, इसी को हिंदी में भी है आपके लिए ये न्यूज। देखिए, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार का सफल उड़ान परीक्षण 21 जनवरी 2021 को उड़ीसा तट से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने डीआरडीओ ने स्वदेशी तौर पर विकसित स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन का कैप्टिव और रिलीज ट्रायल सफलतापूर्वक आयोजित किया। HAL के भारतीय हॉक Mk132 से स्मार्ट हथियार का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। यह अब तक DRDO द्वारा संचालित SAAW का नवा सफल मिशन था। यह एक पाठ्यपुस्तक लॉन्च की गई जो सभी मिशन उद्देश्यों को पूरा करती थी। इंटरिम टेस्ट रेंज बालासोर में स्थापित टेलीमेट्री और ट्रैकिंग सिस्टम ने मिशन के सभी कार्यक्रमों पर कब्जा कर लिया। सांद को स्वदेशी रूप से DRDO के रिसर्च सेंटर इमरत हैदराबाद द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। यह एक 125 किलोग्राम वर्ग का स्मार्ट हथियार है जो 100 किलोमीटर की रेंज तक ग्राउंड दुश्मन एयरफील्ड की संपत्ति जैसे राउंड, बंकर, टैक्सी ट्रैक, रनवे आदि को उलझाने में सक्षम है। उच्च परिशुद्धता निर्देशित बम एक ही कक्षा के हथियार प्रणाली की तुलना में हल्का है। हथियार को पहले जगुआर विमान से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, सचिव DDR एंड DRDO के अध्यक्ष ने सफल परीक्षण में शामिल टीमों को बधाई दी। ठीक है, शामिल टीमों को बधाई दी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जो कि नेक्स्ट न्यूज आपकी आ रही है। इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन होल्ड देयर फर्स्ट मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग इन वर्चुअल फॉर्मेट। यहाँ पर भी आपकी वर्चुअल फॉर्मेट में मीटिंग्स हुई है। जितनी भी मीटिंग्स हो रही हैं सारी वर्चुअली ही हो रही हैं। इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन होल्ड देयर फर्स्ट मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग इन वर्चुअल फॉर्मेट। इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन हैव हेल्ड देयर फर्स्ट मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग। देखिए, मैरीटाइम सिक्योरिटी यानी कि नेवल के लिए, हमारे लिए, नौसेना के लिए, जो भी है उसके लिए, सुरक्षा के लिए, सिक्योरिटी के लिए हम किसको? यूरोपीय यूनियन के साथ हम क्या कर रहे हैं? MOU साइन कर रहे हैं या एग्रीमेंट्स कर रहे हैं। द कंसल्टेंस, देखिए क्या लिखा हुआ है, The consultations involved exchange on development in the maritime security environment, regional cooperation activities, development of mutual interest and opportunities for cooperation between India and the European Union. The European Union and India Maritime Dialogue was chaired by Director John K. Balfour on the European Union External Action Service side and Joint Secretary Sandeep Arya on the Indian side. संदीप आर्या इंडियन साइड से थे। द डायलॉग सीक्स टू डेवलप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड कोऑपरेशन अपॉर्चुनिटीज between India and the European Union in the maritime security domain as another factor of the strategic partnership between the two sides, consistent with India European Union roadmap to 2025। 2025 तक की बात हो रही है, रोड मैप है 2025 तक का।
देन देख लेते हैं, हिंदी में भी है ये न्यूज आपके लिए, सभी न्यूज़ेज आपके लिए हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में है। भारत यूरोपीय संघ ने आभासी प्रारूप में अपना पहला समुद्री सुरक्षा संवाद किया। भारत और यूरोपीय संघ ने आभासी प्रारूप में अपनी पहली समुद्री सुरक्षा वार्ता की। परामर्श में समुद्री सुरक्षा, वातावरण, क्षेत्रीय सहयोग गतिविधियों, पारस्परिक हित के विकास और भारत और यूरोपीय संघ के बीच सहयोग के अवसरों के विकास पर आदान प्रदान शामिल था। यूरोपीय संघ भारत समुद्री वार्ता के अध्यक्षता यूरोपीय संघ बाहरी कार्यवाही सेवा की ओर से निदेशक जॉन के बोल्फोर्ट ने की और भारतीय पक्ष में संयुक्त सचिव संदीप आर्या ने की। यह संवाद समुद्री सुरक्षा क्षेत्र में भारत और यूरोपीय संघ के बीच आपसी समझ और सहयोग के अवसरों को विकसित करने का प्रयास करता है, क्योंकि भारत यूरोपीय संघ रोड मैप के साथ 2025 तक दोनों पक्षों के बीच रणनीतिक साझेदारी का एक और कारक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज देन आपकी इंफॉर्मेशन है, नेक्स्ट न्यूज ही समझ लेते हैं, न्यूज ही है आपकी। क्या बोल रहा है? बांग्लादेश दैट 122 मेंबर बांग्लादेश आर्म्ड फोर्सेस विल पार्टिसिपेट in the upcoming Republic Day parade of India on 26 January 2021. This is only the third time in the history of India that any foreign military party has been invited to participate in the national parade at Rajpath. This year is also important for the completion of 50 years of Bangladesh Liberation War in 2021. India participated in the Liberation War of Bangladesh against Pakistan in 1971 with the then East Pakistan, that is present Bangladesh, in which India and Bangladesh finally won. बांग्लादेश के सशस्त्र बलों के 122 सदस्यीय दल 26 जनवरी 2021 को भारत के आगामी गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेंगे। यह भारत के इतिहास में केवल तीसरी बार है जब किसी भी विदेशी सैन्य दल को राजपथ पर राष्ट्रीय परेड में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। यह वर्ष 2021 में बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के 50 साल पूरे होने के लिए भी महत्वपूर्ण है। भारत ने 1971 में तत्कालीन पूर्व पाकिस्तान यानी वर्तमान बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में भाग लिया था, जिसमें भारत और बांग्लादेश आखिरकार जीत गए। तो भाई बांग्लादेश के जो भी आपका आगामी गणतंत्र दिवस है, आने वाला रिपब्लिक डे है, उसमें कौन आ रहा है? बांग्लादेश के सशस्त्र बलों के साथ बांग्लादेश की आर्म्ड फोर्सेस के 122 सदस्यीय दल इनवाइट किया गया है। और भारत के इतिहास में यह केवल तीसरी बार है जब किसी भी विदेशी सैन्य दल को राजपथ पर राष्ट्रीय परेड में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। कितनी बार है? तीसरी बार। ठीक है, तो इसके साथ ही हम बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है द नेशनल इंटरनेट एक्सपर्ट ऑफ इंडिया, NIXI। देखिए NIXI कोई भी फुल फॉर्म आता है तो वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम के लिए, और हम सोचते हैं कि भाई कहां से आ गया ये फुल फॉर्म, तो अभी आज तक हमने कभी देखा ही नहीं, क्योंकि आपने देखा ही नहीं होगा, क्योंकि वो अभी लेटेस्ट में ही न्यूज में रहा है, इस वजह से वो आया है, वरना आज से पहले उसका कोई जिक्र नहीं हुआ है। आज से पहले जिक्र हुआ होगा जब कभी न्यूज़ में आया होगा या कोई करंट का टॉपिक रहा होगा तो जिक्र हुआ होगा। तो जन ये आ गया है तो डायरेक्टली ये कहीं भी आपके किसी भी एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, वहाँ पे सीधा सा आपका आ सकता है कि भाई ये स्टैंड्स फॉर, है ना। तो फुल फॉर्म इसका ध्यान रखेंगे। द नेशनल इंटरनेट एक्सपर्ट ऑफ इंडिया NIXI हैज डिसाइडेड टू गिव रजिस्टर्ड इंटरनेशनल डोमेन नेम आइडियंस इन एनी ऑफ द 22 ऑफिशियल इंडियन लैंग्वेजेस free with domain in each book by the registrar. This proposal of NIXI is in such a new way there will be a value for users who will be registered by 31st January 2021. Those registering will also receive a free email in the local language. All such users will also get this benefit who will release their domain in January 2021. नेशनल इंटरनेट एक्सपर्ट ऑफ इंडिया ने रजिस्ट्रार द्वारा प्रत्येक पुस्तक में डोमेन के साथ 22 आधिकारिक भारतीय भाषाओं में से किसी में भी पंजीकृत अंतर्राष्ट्रीय डोमेन नाम देने का फैसला किया है।
NIXI का यह प्रस्ताव इतने नए तरीके से है उन उपयोगकर्ताओं के लिए एक मूल्य होगा जो 31 जनवरी 2021 तक पंजीकृत होंगे। पंजीकरण करने वालों को स्थानीय भाषा में एक मुफ्त ईमेल भी प्राप्त होगा। ऐसे सभी उपयोगकर्ताओं को यह लाभ मिलेगा जो जनवरी 2021 में अपना डोमेन जारी करेंगे। तो डोमेन से रिलेटेड जानकारी थी, जो भी आपको .in मिलता है उसके लिए ये इन्फॉर्मेशन दी गई है कि भाई आपको 31 जनवरी 2021 तक क्या होगा, फ्री में एक ईमेल भी मिलेगा, मुफ्त ईमेल भी प्राप्त होगा और अपना डोमेन आप जारी कर सकते हैं। और प्रस्ताव नए तरीके से 22 आधिकारिक भाषाओं में पंजीकृत अंतर्राष्ट्रीय डोमेन देने का फैसला किया है। 22 जो भी आधिकारिक भाषाएं हैं उनमें फैसला किया। अब देखिए 22 लैंग्वेजेस की बात हुई तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन जो SSC और UP PCS में भी ये क्वेश्चन काफ़ी पूछ दिया जाता है, या पहले पूछा गया था, देन अब तो बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन हो गया है कि हमारे संविधान में कितनी आधिकारिक भारतीय भाषाएं हैं? 22। किस शेड्यूल में, अनुसूची में बात की गई है भाषाओं की? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है, किस सूची में, किस शेड्यूल में बात की गई है भारतीय भाषाओं की। और दूसरा, साहित्य अकादमी अवार्ड जो दिए जाते हैं कितनी भाषाओं में दिए जाते हैं? 24 भाषाओं में दिए जाते हैं। और हमारे संविधान में कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं? 22 हैं। ये जो 2 भाषाएं एक्स्ट्रा हैं साहित्य अकादमी अवार्ड में वो कौन सी हैं? 22 तो यही है जो आपकी किसमें है, हमारे संविधान की किस अनुसूची में बात की गई है बताइए। तो जिस अनुसूची में बात की गई है, ठीक है, 8th शेड्यूल में बात की गई है। किस शेड्यूल में बात की गई है? 8th शेड्यूल में, ठीक है, 8वीं अनुसूची में बात की गई है भाषाओं की। और कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। और साहित्य अकादमी अवार्ड कितनी भाषाओं में दिए जाते हैं? 24 भाषाओं में। और जो 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी अवार्ड दिया जाता है तो 22 भाषाएं यहाँ हैं, वहाँ 24 हैं, तो वो 2 कौन सी हैं जो वहाँ पर ज़्यादा हैं? एक है अंग्रेजी और दूसरी कौन सी है? राजस्थानी। एक है अंग्रेजी और दूसरी कौन सी है? राजस्थानी, जो कि हमारी आधिकारिक भाषाएं या संविधान में शामिल नहीं है, लेकिन उन पे साहित्य अकादमी अवार्ड दिए जाते हैं। तो 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी अवार्ड दिए जाते हैं, 22 भाषाएं आधिकारिक हैं जो कि हमारे संविधान में जिक्र है, ठीक है। किस शेड्यूल में बात की गई है? 8वीं अनुसूची में बात की गई है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ क्या? न्यूज़ेज आपकी यहीं तक थी। अब हम बात करेंगे, रोज आपके करंट अफेयर के सेशन में कुछ स्टैटिक पार्ट भी रहा करेगा, उसी स्टैटिक पार्ट को आज मैं लेकर आया हूं। थोड़ा सा स्टैटिक भी रहेगा, कुछ भी रहे, किसी भी स्टैटिक की बात करेंगे। सबसे पहली चीज हम जान लेते हैं भाई स्टैटिक होता क्या है। स्टैटिक होती है जो चीजें फिक्स होती हैं, चेंज नहीं होती हैं, या एक लिमिटेड वे तक मतलब क्या फिक्स रहती हैं, जैसे कि नेशनल पार्क हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई, ठीक है, और आपका गेम्स में जो भी रूल्स यूज होते हैं वो हो गए, ठीक है। कोई संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, ठीक है, देन कोई रूल एंड रेगुलेशंस में चेंजमेंट हुए, वो हो गया। तो ये सब क्या रहते हैं आपके? रिवर बैंक्स हो गए, ठीक है, डैम्स हो गए, ठीक है, पावर परमाणु ऊर्जा संयंत्र हो गए, ठीक है, एटॉमिक सेंटर हो गए, एटॉमिक एनर्जी सेंटर हो गए, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ें सारी किसमें आती हैं? स्टैटिक में आती हैं, क्योंकि ये फिक्स होती है, चेंज होने वाली नहीं होती है कि भाई आज ये है, आज यहाँ पे है हेडक्वार्टर, दूसरी जगह कल कहीं और पहुँच जाएगा, ऐसा तो नहीं है। तो स्टैटिक वही फैक्ट होते हैं। तो स्टैटिक फैक्ट भी, जहाँ तक मैं मोस्ट प्रोबेबली बात करूँ, स्टैटिक फैक्ट भी आपकी वहीं से पूछे जाते हैं जो करंट में होता है। अब करंट में कोई न्यूज़ थी, अब यहाँ पर इतनी न्यूज़ेस डिस्कस हुई है, यहाँ से बहुत सारा स्टैटिक भी बनता है, तो वही सारा स्टैटिक पूछ दिया जाता है भाई टू द पॉइंट एग्जाम में। करंट की न्यूज़ भी आ सकती है और स्टैटिक भी आ सकता है। अब जैसे पराक्रम दिवस है तो क्या है? स्टैटिक न्यूज हो गई। अब पराक्रम दिवस हर मनाया जाएगा, अब पूछ दिया जाए भाई पराक्रम दिवस कब मनाया गया, तो स्टैटिक न्यूज है ना। पराक्रम दिवस किसके बर्थ पे मनाया जाएगा, किसके डेट ऑफ बर्थ पे मनाया जाएगा और क्यों मनाया जाएगा, ये क्या है? ये करंट की न्यूज है। और इसमें स्टैटिक क्या है? स्टैटिक है पराक्रम दिवस कब मनाएंगे, क्या है? स्टैटिक न्यूज है, स्टैटिक है, स्टैटिक करंट अफेयर है, ठीक है ना। और करंट अफेयर क्या है? करंट अफेयर है पराक्रम दिवस कब मनाएंगे और किसके बर्थडे पे मनाएंगे और क्यों मनाएंगे, ये क्या है? ये करंट की न्यूज है। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं आज की स्टैटिक न्यूज़। देखिए स्टैटिक न्यूज़ में आज मैं जो लेकर आया हूँ, क्या लेकर आया हूँ? आज मैं लेकर आया हूँ रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी रिपोर्ट्स जिनको पब्लिश किया है किसने? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया है? पब्लिश किया है, ठीक है। तो पब्लिश किया है, तो किसने पब्लिश किया? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने किया है। किस ऑर्गेनाइजेशन ने किया है? उनके नेम यहां पर हैं और नेम ऑफ रिपोर्ट मतलब रिपोर्ट कौन सी है, ठीक है, रिपोर्ट कौन सी है, वो रिपोर्ट्स के नेम यहां पर हैं और पब्लिश्ड किसने किया? वो यहां पे पब्लिश्ड बाय ये रिपोर्ट ये। अब देखते लेते हैं पहला आपका क्या है? इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 किसके द्वारा पब्लिश की गई? इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के द्वारा। किसके द्वारा? इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी के द्वारा। दूसरी आपकी रिपोर्ट है हेल्थ इन इंडिया रिपोर्ट 2020। हेल्थ इन इंडिया रिपोर्ट 2020 किसने पब्लिश की? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के द्वारा क्या की गई? पब्लिश की गई। नेक्स्ट दूसरी रिपोर्ट तीसरी रिपोर्ट कौन सी है? इंडिया रिपोर्ट डिजिटल एजुकेशन जून 2020। इंडिया रिपोर्ट
डिजिटल एजुकेशन जून 2020, यूनियन मिनिस्टर फॉर, किसने पब्लिश की? यूनियन मिनिस्टर फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा ये रिपोर्ट पब्लिश की गई। नेक्स्ट है आपकी रिपोर्ट, इम्प्लीकेशन ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन द इंडियन इकोनॉमी, नेस्कॉम एंड इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन, ICRIER एंड गूगल। ठीक है, नेस्कॉम, नेस्कॉम का फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेस्कॉम एंड द इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस एंड गूगल। नेक्स्ट आपकी रिपोर्ट है टूवर्ड्स अ क्लीन एनर्जी इकोनॉमी रिपोर्ट 2020, टूवर्ड्स अ क्लीन एनर्जी इकोनॉमी रिपोर्ट 2020। ये रिपोर्ट भाई किसके द्वारा जारी की गई? नीति आयोग इन कोलैबोरेशन विद RMI, द रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट, द रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट, इनके द्वारा ये पब्लिश की गई। तो ये 5 रिपोर्ट्स थी आपकी, और किसने पब्लिश की, उनके नेम थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आपका ये मैं थोड़ा सा ले आया हूं, रेलवे के एग्जाम या स्टेट लेवल एग्जाम्स या किसी भी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। देन आपके जो भी पुरस्कार या प्राइज रहते हैं, कब उनका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, किस ईयर में वो स्टार्ट हुए थे, तो वही यहाँ पर मैं वन लाइनर फॉर्म में लाया हूँ। और देन अगर इसको तैयार करने का, याद करने का भाई क्या तरीका है, उसके लिए आपको क्या है, रोज आपको इनको क्या करना पड़ेगा, एक A4 साइज के पेज में आप इनको ले सकते हैं, लिख सकते हैं, और लिखने के बाद में आप रोज उनको जब टाइम मिले, मॉर्निंग इवनिंग, आप एक बार इसको क्या कर सकते हैं, रीड आउट कर सकते हैं। ऑनली रीड आउट करिए, एक्टिव लर्निंग करिए, धीरे धीरे क्या होगा, 2 दिन 4 दिन 5 दिन में आपको क्या हो जाएंगे, लर्न हो जाएंगे। फिर इसके बाद 15 दिन बाद फिर आप उसको रिवाइज कर दीजिए। तो इसी तरह से आपको याद तो करना ही पड़ेगा, या याद करने का कोई आप भी सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। कोई माइंड मैपिंग कर ली आपने, माइंड मैपिंग से याद हो सकता है कि भाई नोबेल पुरस्कार कब भाई, 1901 में, ऑस्कर अवार्ड 1929 में। तो देख लेते हैं भाई, नोबेल पुरस्कार 1901 में स्टार्ट हुआ था, ऑस्कर अवार्ड आपका 1929 में, भारत रत्न 1954 में, ज्ञानपीठ पुरस्कार 1961 में, गांधी शांति पुरस्कार 1995 में, द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 में, मैन बुकर पुरस्कार 1969 में, अर्जुन पुरस्कार 1961 में, पुलित्जर पुरस्कार 1917 में, 1917 में, सरस्वती सम्मान 1991 में, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969 में, रेमन मैग्सेस पुरस्कार 1957 में, राजीव गांधी खेल रत्न 1992 में, साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 में, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 1954 में, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 1958 में, व्यास सम्मान 1992 में, और कलिंग पुरस्कार 1952 में। इसमें एक और चीज़ कर सकते हैं, शायद मैंने ऐसा नहीं हो पाया यहाँ पर, कि आप ईयर वाइज क्या करेंगे, एक सीरियल से लगा लेंगे। जैसे 1901 है तो 1901 के बाद में जो भी ईयर मिल रहा है, 1902 तो नहीं मिल रहा है, 1903, 1904, ऐसे करके जो भी ईयर मिलेगा आप नंबरिंग कर लेंगे। नंबरिंग करने से क्या होता है, देखिए नंबरिंग से क्या होता है, आप बच्चे गिनती याद करते हैं ना, नंबरिंग होती है, नंबरिंग से आपके माइंड में वो डेटा क्या होता है, फीड होता है। ये भी मेमोरी पावर स्ट्रॉन्ग करने का एक चीज़ है कि आप किसी को पजल्ड करना है तो आप पहले बात करो नंबर 1 की, फिर बात कर दो सीरियल से नंबर 20 की, और फिर बात कर दो किसी और की। तो क्या होगा, पैरा जंबल हो जाएगा, आप आसानी से लर्न नहीं कर पाएंगे, आपका माइंड उस चीज़ को समझ नहीं पाएगा, अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आप सीरियल से चलते हैं तो आपका दिमाग अंडरस्टैंड करेगा। जैसे 1901 के बाद अगर 1929 है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है तो 1901, 1929, तो आपको तुरंत आएगा 1901 और 1929, और तुरंत आपको ये पुरस्कार अवार्ड्स भी याद आ जाएंगे। तो इस तरीके से इसको ऑर्गेनाइज कर लीजिएगा एंड A4 साइज के पेपर में क्रिएट कर लीजिएगा, और फिर इनको रोज आप रिवाइज करिएगा। देन आपको धीरे धीरे क्या होंगे, लर्न आउट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है सेव वाटर, सेव ट्री, सेव एनर्जी, सेव नेचर। अगर आपको ये सेशन आपने एंजॉय किया है और बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा है तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब करिए चैनल को। बहुत ही जो भी इस तरह के आपके करंट अफेयर्स का, वीकली करंट अफेयर और मंथली, जैसा कि मैंने बोला है, आज वो सेशन आ जाएगा जो भी हमारे मेंस के एग्जामिनेशन होने हैं, IBPS के, SBI के, और उसके लिए आपको अगस्त से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। देन जून का भी करंट अफेयर मंथली दूंगा, लेकिन पहले अगस्त से मैं स्टार्ट करूंगा। अगस्त का मंथली करंट अफेयर्स के 2 आपके सेलेक्टेड वीडियोस में लाऊंगा, जिसमें 50 या 75 क्वेश्चंस के बंच होंगे, और वो क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो उस सेशन को देखना मत भूलिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर नहीं किया है। इसी तरह के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, इंफॉर्मेटिव और नया नया मैं करता रहूंगा। जो कुछ भी नई चीजें हैं आपके एग्जाम ओरिएंटेड होंगी, क्योंकि हमारे चैनल का मेन उद्देश्य यही है कि आपको कम से कम समय में
ऐसा कम से कम समय में अच्छे से अच्छा कंटेंट देना जो आपके एग्जाम के लिए क्या हो, हेल्पफुल हो। ओनली एग्जाम फोकस, ठीक है, ओनली मेरा प्रयास यही है, ओनली एग्जाम फोकस। जो भी एग्जाम है उनको फोकस में रहकर चलना है 10 कदम सिलेक्शन की ओर, ठीक है। और कैसे हमें वर्क करना है, स्मार्ट वर्क विद कंसिस्टेंसी के साथ। तो चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर ले। सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करें और शेयर जरूर करें, अधिक से अधिक लोगों तक ये शेयर करें जिससे सभी लोगों तक ये हेल्पफुल सेशन या सेशन पहुंच सके, सभी की पहुंच में हो। सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। ये बढ़ते। थैंक यू क्लास, थैंक यू फॉर एवरीवन।